दोस्तों, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं वो भी कम सैलरी के साथ, कम पैसों के साथ, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सोचने का तरीका इस वीडियो से मैं बदलने की कोशिश करूंगा। सो आई एम गोइंग टू गिव यू एक्चुअली दोज लेसन जिन्होंने मेरी मदद करी है प्रॉपर्टी खरीदते हुए। और कई सारे फ्रेंड्स जो मेरे हैं जो परेशान होते हैं कि रेंट पे रहना चाहिए, खरीदना चाहिए। कई सारी इंस्टाग्राम रील्स आप देखते हैं कि भाई रेंट पे रहो, खरीदो मत। तो क्या प्रैक्टिकल है, आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, नंबर्स के साथ, कैलकुलेटर के साथ समझेंगे। सो मान लीजिए आज आप कहते हो कि यार मैं रेंट पे रहूँगा, तो मैं यहाँ पर दो फ्रेंड्स की कहानी ले लेता हूँ। एक है राहुल और एक है रोहित। अब दोनों के सिनेरियोज में क्या फ़र्क है अभी जस्ट मैं आपको बताऊँगा। तो राहुल क्या करता है, राहुल मेरी वीडियो देखता है और उसे समझ आता है कि भाई जिस घर में वो रहना चाहता है पिछले साल तक वो 30,000 रुपये का था, बट अब लैंडलॉर्ड ने बोला है कि भैया मैं इसके 35,000 रुपये महीना लूंगा, तुझे रहना है तो रह वरना मत रह। अब 35,000 रुपये वो दे रहा है एक घर के। उसे अपने घर के पास ही बच्चों का स्कूल पड़ता है, ऑफिस बहुत पास है। उसे लगता है यार ये घर मेरे लिए बिल्कुल आइडियल है, बट ये रेंट पर है तो मैं इस रेंट को चलो दे सकता हूँ, 35,000 भी मैं दे दूंगा, जॉब मैं कर रहा हूँ, सब सही चल रहा है। बट आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर जो रेंटल ग्रोथ है कितनी है? 11 महीने का एग्रीमेंट होता है और बोलते हैं कि 10% रेंट बढ़ा देंगे। अब कुछ लोग आपको इंटरनेट पे बोलेंगे कि नहीं यार 5% ही रेंट बढ़ता है। वेल आप मुझे बता दीजिएगा 5% कहाँ बढ़ता है? लोग 10% बढ़ाते हैं। हाँ, जो बड़ी डील्स होती हैं, कॉर्पोरेट डील्स होती हैं, उसमें सीधा 15% बढ़ता है 3 साल के बाद। तो डिपेंड करता है, तो वहाँ पर 5% दिखता है, बट जो छोटी प्रॉपर्टीज़ है जनरली उसमें 10% के हिसाब से रेट बढ़ा दिया जाता है। तो हम जो भी बात करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे। अब अगर 35,000 रुपया का किराया है तो 3 महीने की सिक्योरिटी क्या होगी? 3 महीने की सिक्योरिटी लगभग 1,05,000। आपको ये बोलेगा नहीं नहीं मेरे एरिया में तो 2 महीने की सिक्योरिटी में काम हो जाता है। हो सकता है हो जाता हो, बट एक आइडियल सिनेरियो में 3 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं। कुछ लोग ज़्यादा भी मांगते हैं, कुछ लोग 2 महीने में भी एग्री कर जाते हैं। ये फिर भी हमने 3 महीने की सिक्योरिटी आइडियल सिचुएशन पकड़ के चली। तो 35,000 का किराया है, 10% हर साल से बढ़ रहा है और 1,05,000 रुपये सिक्योरिटी के लिए मांगा जा रहा है। अब इसके बाद क्या है? सबसे पहला सवाल, घर कितने का है? आप एक रफ आइडिया लगाते हो भाई 1 करोड़ का घर है। अगर इस घर को खरीदना होगा तो कम से कम 20 लाख रुपए देने होंगे डाउन पेमेंट के। 20 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट है किसी भी आदमी के लिए। अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा? अगर आप सरकारी बैंक से भी लोन कराओगे तो भी मिनिमम 8.5% तो आपको साल का इंटरेस्ट पड़ेगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, सिबिल स्कोर खराब है, तो 9-10% पे भी आपको होम लोन पड़ सकता है। बट अगर आप पब्लिक बैंक से ले रहे हो लोन, गवर्नमेंट बैंक से ले रहे हो, तो मिनिमम आपको 8.5% के आसपास होम लोन का इंटरेस्ट लगेगा। अब कितने साल का लोन? आपको गया चलो होम लोन है तो 20 साल का करा लेते हैं, 30 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है। बट आइडियली जनरली लोग 20 साल का कराते हैं। पैसे हाथ में आ जाते हैं तो अर्ली पे करके ख़त्म कर लेते हैं लोग। उसके बाद आपके एरिया में हाउस एप्रिसिएशन किस रेट पे हो रही है? मान लीजिए आप गुड़गांव में रहते हैं। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं, और मैं घर की बात करता हूँ, फ्लैट्स की मैं बात कम करता हूँ, ऑलरेडी फ्लैट्स के भी रेट बढ़ रहे हैं, बट पिछले 5 सालों के अंदर गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर रेट डबल नहीं हुए दोस्तों, 3-3 गुना हो गए। ये मैं रियल फिगर्स बता रहा हूँ। हो सकता है अगले 5 साल में इतने ना बढ़े, बट आइडियल सिनेरियो क्या है? 5% के हिसाब से तो कहीं पर भी एप्रिसिएशन नहीं है। एटलीस्ट आप इसे भी 10% मान के चलिए कि 10% से घर के रेट बढ़ रहे हैं। अब कुछ इन्फ्लुएंसर बोलेंगे नहीं हाउसिंग तो 5% से बढ़ता है, ऐसा रिपोर्ट बोलती है। उन्हें बोलो कभी खरीदने भी जाओ घर, पता लगेगा आपको कि किस एप्रिसिएशन से रेट बढ़ता है। जब आप लैंड खरीदेंगे आपको समझ आएगा। तो अच्छे एरियाज में, मैं अच्छे एरिया स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैं रूरल एरियाज की बात नहीं कर रहा। अभी तो खेतों में भी आग लगी पड़ी है, खेतों के भी रेट बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड के, बट फिर भी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 10% के हिसाब से आप मान के चलिए लैंड एप्रिसिएशन होगा। अब जो लोग मेरी बात को नहीं मानते, एक किसी ने, मैंने पहले भी कोट किया था, मेरे ऑफिस में किसी ने एक रील देखी इंटरनेट पे कि रेंट पे रहना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए। उसकी सैलरी भी सही है, उसने घर पसंद किया, नहीं लिया। आज उन्होंने सोचा कि 5% के हिसाब से घर बढ़ेगा, वो आउट ऑफ द रीच जा चुका है। 50 लाख का एक फ्लैट, मान लीजिए फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 80, 90 लाख के हो चुके हैं। इतने में बंदा जोड़ता है 50 लाख के हिसाब से, इतने में रेट बढ़ जाता है। तो ऐसा ही होता है प्रॉपर्टी के टाइम पर। मैं साफ बोलता हूँ, जो रियल एस्टेट है वो किस्मत से बनती है।
आप रिलायंस का स्टॉक, HDFC का स्टॉक कभी भी खरीद लोगे, किसी भी भाव पे खरीद लोगे। बट अगर एक लैंड है, एक प्राइम लोकेशन पे लैंड है, वो बिक गई तो खरीदोगे कैसे? फिर कैसे खरीदोगे? अगला बंदा बेच ही नहीं रहा, आप खरीदोगे कैसे? सो थोड़ा सा समझना चाहिए। कई सारे फैक्टर्स हैं जो विद द एक्सपीरियंस, विद द टाइम आते हैं। जब दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं तब समझ आता है चीज़ें कि धीरे धीरे आपको वेल्थ कैसे बिल्ड करनी है। तो इंटरनेट पे बोलना आसान है, प्रैक्टिकली चीज़ें कुछ और चलती हैं। फिर भी मैंने 10% पकड़ा है। आगे समझते हैं। अब इस सिनेरियो में आपको घर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? इस सिनेरियो में आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा की है, आप 30% के इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। और मैं मान के चलता हूँ निफ्टी में आप इन्वेस्ट करोगे बचा हुआ पैसा। अगर आप EMI करोगे और रेंट करोगे तो फ़र्क होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बचा हुआ पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड में SIP कर लो, चलो कर ली 12% के हिसाब से, तो रिजल्ट देखो कि क्या होगा। 20 साल के बाद अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपकी वेल्थ होगी 2.36 करोड़ की। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो आपकी 2.79 करोड़ की हो जाएगी। आपकी टैक्स सेविंग होगी 48 लाख की, और EMI सेविंग्स जो हैं वो 1.49 करोड़ की हैं। बट आपकी जो घर की कीमत है वो 6.73 करोड़ हो गई है। आपकी टैक्स सेविंग 14 लाख की हुई है, और रेंट में जो आपने बचाया है वो 1.51 करोड़ बचाया है, जो आप 20 साल में रेंट दे देते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, कहाँ 6 करोड़, कहाँ 2.3 करोड़। अब यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मैं उन्हें भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं, 1 करोड़ के घर की कीमत 35,000 रुपये रेंट थोड़ी है, ये तो 30,000 रुपये रेंट होगा, तो हम यहाँ पर सिर्फ 90,000 रुपये ही सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे। ठीक है, ओके, मान लिया। अब वो कहेंगे नहीं 10% से रेट थोड़ी बढ़ेगा, चलो मान लेते हैं 8% से बढ़ेगा। सारी लोगों के भी सिनेरियो मान लेते हैं। तो राहुल का फ्रेंड होता है रोहित, वो इस तरीके से कैलकुलेशन करता है। वो कहता है मुझे ना 8.5% पे लोन नहीं मिलेगा, मुझे तो 9 में मिलेगा। ठीक है, 20 साल के लिए, और हाउस एप्रिसिएशन कुछ नहीं हो रही 10% से, ये भी चलो 7% से ही हो रही है, ये भी मान ली। अब अगर आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखेंगे और आप 12% के हिसाब से बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो अब क्या बोला जाएगा, अरे देखो अगर आप रेंट पे रहोगे तो लगभग आपके पास 3.93 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, और जो आप घर खरीदेंगे उसमें सिर्फ 2.55 करोड़ की आपकी वेल्थ होगी। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज बता रहा हूँ राहुल और रोहित की। देखो राहुल ने क्या चूज किया, राहुल ने कहा मैं EMI दूंगा, और रोहित ने क्या चूज किया कि मैं रेंट दूंगा। जो आप रेंट का पैसा देते हो ना दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना, इस पैसे से कुछ नहीं बन रहा, और EMI से आपकी प्रॉपर्टी बन रही है। ठीक है, सो इससे आपका एसेट बन रहा है। आप कहोगे जो बचा हुआ पैसा है, मान लो ये 35,000 रुपये का रेंट देता है, सॉरी EMI देता है, और ये 20,000 रुपये का रेंट देता है। आप कहोगे बचा हुआ 15,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हम हमेशा ना पास्ट डेटा के हिसाब से फ्यूचर को देखने की कोशिश करते हैं। बट आप देखो राहुल और रोहित मान लीजिए दोनों यंग हैं। अब राहुल को भी शादी करनी है, इसकी भी शादी होनी है, इसकी भी शादी होनी है। अब लड़की वाले देखने आते हैं। अब देखने आते हैं तो पता लगता है रोहित तो रेंट पे रहता है भाई, राहुल अपने घर में रहता है, ही हैज़ बॉट द होम, ये उसका अपना घर है। ठीक है, ही ओन्स द हाउस। अब फर्क क्या है जब ऐसा सिनेरियो होता है, तो आप मुझे बताइए जो लड़की वाले हैं किसके हाथ में रिश्ता देंगे? वो राहुल के हाथ में देंगे, क्योंकि उसके पास अपना घर है। कोई नहीं देख रहा कि उसकी EMI चल रही है, बट हर कोई देख रहा है कि यहाँ पर रोहित का रेंट चल रहा है, ये कोई नहीं बताता। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि दहेज में राहुल को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, उन चीज़ों में आप बिलीव मत कीजिए, बट आप समझिए कि यहाँ पर एक रेप्यूटेशन है सोसाइटी में जिसे आप पैसों से नहीं तोल सकते। और अगर आप तोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे 4 होंगे, ऐसे 2.5 करोड़ होंगे, तो भैया वो 1.5 करोड़ रुपए ना कभी हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास फैमिलीज में मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। क्या सिनेरियोज होते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी नाम की चीज़ होती है, और किसी भी तरीके की इमरजेंसी के अंदर घर नहीं बेचा जाता। अगर पैसा आपने 15-15 हज़ार रुपये जोड़ रखा है, सो ये जो फंड है ना, चाहे म्यूचुअल फंड का पैसा हो, ये सबसे पहले निकलता है। और इसीलिए ज़्यादातर जो लोग SIP शुरू करते हैं वो 1 साल में अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं। अब कुछ ऐसे रेशियोज भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस टू रेंट रेशियो।
अगली बार आप घर लेना चाहोगे तो ये कैलकुलेटर खोल के तौर पर बैठोगे नहीं। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि प्रॉपर्टी का प्राइस कितना है, उसे डिवाइड कर दो, उसका सालाना रेंट कितना आ रहा है। एग्जाम्पल, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप 35,000 रुपये रेंट दे रहे थे, ठीक है। अभी मैंने बताया 35,000 के एग्जाम्पल सही कि फिर भी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए। बट ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप उसका 35,000 रुपये रेंट दे रहे हो, तो साल का हो गया 4,20,000, तो ये नंबर आएगा 23। सो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि अगर नंबर 20 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे 23 आ रहा है, तो आप रेंट पे रहिए। बट यहीं पर अगर 1 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उस पर आप 50,000 रुपये महीने का रेंट दे रहे हो, मतलब साल का 6 लाख रुपया दे रहे हो, तो आपका ये नंबर आएगा 16.6। अब ये 20 से कम है, बिलो 20 है, तो बिलो 20 है तो आपको खरीदना चाहिए। वेल, ये एक नॉर्मल सा रूल है, इससे आपको फॉलो करना नहीं करना आपकी चॉइस है, बट इससे आपको दिमाग में रहेगा कि मैं रेंट पर रहूं या खरीद लूं। तो अगर ये नंबर किसी भी हाल में 20 से कम है तो फिर बाइंग ही बेटर है। इसका मतलब है कि आप रेंट बहुत ज़्यादा दे रहे हो। और अगर ये नंबर 20 से ज़्यादा आ रहा है तो मे भी आप कुछ टाइम रेंट पर कंसीडर कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है 4% रूल। 4% रूल सीधा कहता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसका 4% कितना होगा, 4 लाख। अगर साल का 4 लाख रुपए रेंट जा रहा है तो रहो, और 4 लाख से ऊपर रेंट जा रहा है, जैसे यहाँ पर 4,20,000 भी जा रहा है, तो भी आप ट्राई करो कि आप खरीद सकते हो तो खरीद लो। ये 2 रूल्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं। एक तो 4% से ज़्यादा सालाना रेंट पे नहीं खर्च करना किसी भी प्रॉपर्टी का। दूसरा, प्राइस टू रेंट रेशियो। अब ये 2 मैंने आपको ऐसे लेसन्स बताए हैं, ऐसे फॉर्मूले बताए हैं जो आपको ऑन अ क्लिक याद रहेंगे, और आपको याद रहेगा पुष्कर राज ठाकुर ने क्या बताया था, या तो 4% रूल या प्राइस टू रेंट रेशियो। ये दिमाग में रखना जरूरी है। अब मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि भाई आप खुद कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर पे नंबर्स इधर उधर करके, एक्सेल शीट पे नंबर इधर उधर करके दिखाना बड़ा आसान है कि रेंट पे रहना बेटर है, बट आप एक बंजारे की तरह घूम रहे हो। एक परमानेंट एड्रेस होना जरूरी है। हाँ, अगर एक घर है, अब घर बन चुका है, अब एक नई प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो डेफिनेटली फिर आपको दिमाग लगाना चाहिए कि मुझे कहाँ पर टैक्स सेविंग हो रही है, कहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो और प्रॉपर्टी बनाने का फिर इतना मतलब नहीं है। अगर आपके पास कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी है तो, बट पहले कम से कम एक छत तो अपने परिवार को लेकर दे दो। कम से कम बच्चे ये तो बोले कि पापा ने मेहनत करी तो कम से कम एक घर बना के दे दिया। वो भी बोले भैया बाप भी रेंट पे रहता था, हमारे ऊपर भी रेंट की किस्तें छोड़ गया, EMI जीते जी भर दोगे, कम से कम घर तो बच्चों का हो जाएगा। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आप एक बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा, ये लोग आपको बताएंगे नहीं, मैं भी ये चीज़ को समझता हूँ और आप भी इस चीज़ को समझेंगे। जब आप EMI कराते हैं, ठीक है, मैं होम लोन पर जाता हूँ, आप EMI कराते हैं। अब EMI आपने 1 करोड़ के घर की कराई, मान लीजिए 9% पे ही कराई, 9% ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे हम हटा देते हैं और हम इसे 9 कर देते हैं। सो 1 करोड़ के घर की जो किस्त है वो 80,000 रुपये के आसपास बनेगी आज की रेट में। अगर पूरा आपने 1 करोड़ का घर लिया, डाउन पेमेंट दी नहीं, मैं तो ये मान रहा हूँ। अब आप ये 30 साल के हिसाब से, अगर आप 20 साल करेंगे तो किस्त और महंगी हो जाएगी, ये लगभग 90,000 रुपये की हो जाएगी। अब 20 सालों के हिसाब से 90,000 की EMI हो गई, तो आप 1 करोड़ के घर के लिए देखो कीमत कितनी चुका रहे हो, 2 करोड़ 15 लाख रुपए चुका रहे हो। अब आप कहोगे 1 करोड़ का घर के ऊपर मैं इंटरेस्ट 1 करोड़ 15 लाख का दे दूंगा 20 साल में, डेफिनेटली दे दोगे। बट आप ये सोचो ना, 20 साल के बाद वो घर कितने का हो जाएगा? क्या वो 1 करोड़ का रहेगा? क्या वो 2 करोड़ का हो जाएगा? भाई 20 साल में लगभग आपका घर 4 गुने का तो हो ही जाएगा। तो 4 गुने का घर हो जाएगा तो 4 करोड़ का घर हो जाएगा, जो आज आप सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख रुपया इंटरेस्ट में दे रहे हो। दूसरी चीज, यस, इन्वेस्टमेंट करने का मजा ही अलग है। अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, 12% के हिसाब से हम लगाते हैं, तो अगले 20 सालों में क्या जादू होगा इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। पहले तो हमने स्टॉक मार्केट की रिटर्न निकाली है, तो स्टॉक मार्केट में 12% की रिटर्न आ रही है, जिससे 1 करोड़ रुपया 9 करोड़ 64 लाख हो जाएगा। और जो घर है, मुझे भी पता है 12% के हिसाब से रिटर्न नहीं देगा, मान लो 8% के हिसाब से बढ़ेगा, तो ये सिर्फ 4.66 करोड़ होता है। तो लगता है कि स्टॉक मार्केट की रिटर्न डबल है, घर की रिटर्न आधी है, बट कम से कम एक घर आपको जिंदगी में जरूर बनाना है। हाँ,
अगर आप SIP शुरू कर रहे हो कि पैसे जुड़ जाएं, फिर मैं घर खरीदूंगा, बहुत बढ़िया, बट ये गोल जरूर होना चाहिए कि आपको घर खरीदना चाहिए। बाकी मैंने आपको सारी कैलकुलेशन क्या समझाया है कि भाई अगर आप आज सोचते हो कि भाई राहुल 35,000 की EMI दे रहा है और वो बेवकूफ़ है, और कोई रोहित है जो 20,000 की रेंट दे रहा है, वेल सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप रेंट की जगह EMI दे दो, चाहे छोटा घर ले लो बट अपना बनाओ। मेरा मैसेज यही है। और अगर आप SIP शुरू करना चाहते हो उसमें कोई बुराई नहीं, बट घर जरूर बनाना है। तो अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर है, नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और अपनी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, पैसा बड़ा बन जाएगा, तो फिर आप डाउन पेमेंट देके घर भी ले सकते हैं। और अगर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग करनी है, तो नीचे मैं आपको डीमेट अकाउंट का लिंक दे रहा हूं, मैं आपको लेमन का लिंक दे रहा हूं, जिससे जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ की पॉइंटर्स बताता हूं जो आपको लेमन के अंदर फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहली बात तो इनके पास जो स्ट्रैटेजीज हैं वो एक्सपर्ट्स की प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं। आप डेली रिटर्न वहां पे ट्रैक कर सकते हो, विन रेट देख सकते हो, पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हो, और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। जो AI है वो अपने आप एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब एक साथ लगा देगा। सो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो लेमन को जाके जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। एंड फाइनली, आप रेंट पे रहेंगे या अपना घर लेंगे, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रेंट पे रहना चाहिए, अपना घर खरीदना चाहिए, रेंटिंग इज बेटर और बाइंग अ होम इज बेटर, वट एवर यू फील लाइक। जो भी आपका दिमाग कहता है कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सकता है आपके पास कुछ और कैलकुलेशन हो, आज मैंने कैलकुलेशन दिखाई, मे बी यू हैव अ बेटर कैलकुलेशन, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। देखो मैंने अपना ओपिनियन दिया है क्योंकि मुझे पता है प्रॉपर्टी किस्मत से बनती है, हर किसी की प्रॉपर्टी नहीं बनती है, और जब प्रॉपर्टी बन रही होती है तो बना लेनी चाहिए। और जो आपको ग्रोथ मिलती है ना प्रॉपर्टी पे, आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। किसी ने पैसा जमा किया 10 करोड़ रुपए हो गया, और किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया 100 करोड़ हो गया। बहुत फर्क है। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज बेटर, बट कहाँ पर बहुत मैटर करता है। बट लैंड में इन्वेस्टमेंट करो, इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। मेरे दादा परदादा तो मुझे यही सिखा के गए हैं, और वही विजडम जो है, एंशिएंट विजडम, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसे मैं डेटा के साथ प्रूव भी कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना। फाइनेंशियल एडवाइस आप जिस मर्जी की फॉलो कीजिए, मेरा काम है आपको सही राह दिखाना। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।